Hey guys, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 7 related to direct taxation, that is profit and gains of business and profession. Today we are going to start with consequences of undisclosed income or investments. अगर हम अनडिस्क्लोज्ड इनकम और इन्वेस्टमेंट्स शो करते हैं, मतलब ऐसी इनकम और इन्वेस्टमेंट जो कि हमने शो नहीं किए हैं और उसके बारे में असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाता है, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. सबसे पहले फॉलोइंग अनडिस्क्लोज्ड इनकम शैल बी चार्ज टू टैक्स. ऑफ कोर्स ये बात है, अनडिस्क्लोज्ड है, बाद में पता चल रहा है, मतलब टैक्स तो उस पर लगेगा ही लगेगा. सबसे पहले आ रहा है सेक्शन नंबर 68 कैश क्रेडिट से रिलेटेड. इसके लिए कुछ कंडीशंस है, तब उसका टैक्स ट्रीटमेंट हम देखेंगे. सबसे पहले कंडीशन क्या है, कोई भी सम आपने क्रेडिट किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में असेसी के, ठीक है. कोई भी सम हमने क्रेडिट कर दिया है लेकिन उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड नहीं की है. क्या बोला जा रहा है, असेसी ने उससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं बताया है कि वो किस नेचर का है और किस सोर्स से वो हमारे पास आया है, वो इनकम हमको किस सोर्स से आई है, या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन असेसी ने दिया है वो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है. जैसे मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई है, मैंने उसमें 10 लाख रुपए लिख दिए किसी भी चीज़ के लिए, समझ लीजिए मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्विसेज ली थी, उसका 10 लाख लिख दिया मैंने. ये सेटिस्फैक्ट्री उनको नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि 10 लाख लग ही नहीं सकता. तो सेटिस्फैक्ट्री भी होना चाहिए और सेटिस्फैक्ट्री नहीं है असेसिंग ऑफिसर को. इन दैट केस आपका वो क्या होगा, आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जब आपको इनकम अराइज हुई है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, इससे रिलेटेड नोट क्या बोल रहा है. वेयर द असेसी इज अ कंपनी की बात की जा रही है यहाँ पे, बाकी सबका हमने देख लिया टैक्स ट्रीटमेंट. कंपनी के लिए क्या होगा, अब कंपनी में कौन सी कंपनी है देखिए, नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, लेकिन जो सम उनको क्रेडिट किया गया है वो शेयर एप्लीकेशन मनी का है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम या फिर कोई और अमाउंट का है, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, और उसका एक्सप्लेनेशन जो कि असेसी जो कि हमारी कंपनी है वो ऑफर कर रही है असेसिंग ऑफिसर को, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री उनको नहीं लग रहा है, ठीक है. यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, देखिए ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड रहती है वो कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, ठीक है, जिसमें शेयर्स पब्लिक खरीद सकती है. लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें शेयर्स पब्लिक नहीं खरीद सकती. तो इनकी बात यहाँ पे की जा रही है कि यहाँ पे सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती है हमारी पब्लिक. इन दैट केस यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम का अमाउंट क्रेडिट होगा असेसी में, मतलब जो भी हमारी कंपनी उसके पास ये अमाउंट क्रेडिट होगा, उसके जो भी आप एक्सप्लेनेशन ऑफर करेंगे उसको सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाएगा, अनलेस, मतलब इनको छोड़ के बाकी आपके अगर एक्सप्लेनेशन है तो उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना जाएगा, अनलेस वो पर्सन रेसिडेंट होना चाहिए जिसके नेम पे वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है और वो आपके बुक्स में रिकॉर्डेड होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जिस सोर्स से और जिस नेचर का अमाउंट है उसका एक्सप्लेनेशन भी आपने सही तरीके से दिया होना चाहिए. सच एक्सप्लेनेशन इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में वो आपका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री भी होना चाहिए, तभी आपको वो अलाउ किया जाएगा, तभी माना जाएगा, अदरवाइज वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. अब क्या बोल रहा है देखिए, हाउएवर इफ द पर्सन जिसके भी नेम पे वो सम आपका रिकॉर्ड किया है आपने, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी को सम मिला है, किससे मिला है, वेंचर कैपिटल फंड से या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी से, इन दैट केस आपको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है. इस केस में नोट, ये जो हमने नोट पढ़ा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. आई होप क्लियर हुआ हो. हमको अगर हम अपना सम, कोई भी सम शो कर रहे हैं अकाउंट में, इनकम टैक्स में, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, इन दैट केस वो सम से रिलेटेड आपके पास एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए सही वाला. अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इन दैट केस वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए सेक्शन नंबर 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स. हमने इन्वेस्टमेंट की है लेकिन उसका सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है. क्या बोल रहा है देखिए, इन अ प्रीवियस ईयर असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स. हमने इन्वेस्टमेंट किया मतलब एक्सपेंडिचर किया. अब ये एक्सपेंडिचर किया तो इसको अलाउ किया जाएगा, है ना, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया है. इन अ प्रीवियस ईयर द असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स which are not recorded in the books of account. हमने ऐसी इन्वेस्टमेंट की है जो कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, और असेसी जो है उससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं कर रहा है
और या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन ऑफर कर रहा है वो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, इन दैट केस आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा वो आपकी इनकम मान ली जाएगी उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट आ रहा है अनएक्सप्लेन्ड मनी, दैट इज सेक्शन नंबर 69A। किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर असेसी को ऐसी उसके पास वो ऐसे मनी का ओनर है, बुलियन, ज्वेलरी या फिर कोई भी वैल्यूएबल आर्टिकल का ओनर वो फाइंड आउट होता है, इन दैट केस वो जो मनी, बुलियन, ज्वेलरी या फिर कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल है उसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ठीक है, और असेसी ने कोई भी एक्सप्लेनेशन उससे रिलेटेड ऑफर नहीं किया है कि किस सोर्स से या किस नेचर से हमने उसको एक्वायर किया उस पर्टिकुलर एसेट को, या फिर आपने जो एक्सप्लेनेशन ऑफर किया है वो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, इन दैट केस जो भी मनी या फिर आपको कोई भी एसेट मिल रहा है तो उस एसेट की वैल्यू जो है वो आपकी इनकम मान ली जाएगी उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर की। नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन नंबर 69B, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने डिस्क्लोज तो किया है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन हमने उसको फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है, इन दैट केस क्या होगा, देखिए किसी भी प्रीवियस ईयर में असेसी जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर वो ओनर फाइंड आउट होता है बुलियन, ज्वेलरी या फिर कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल का, इन दैट केस असेसिंग ऑफिसर फाइंड आउट करता है कि जो भी अमाउंट एक्सपेंडेड आपने शो किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो आपके एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 10 लाख की वैल्यू थी, हमने एक एसेट इन्वेस्टमेंट किया जिसका, लेकिन हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपीज़ शो किया है, ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है। आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, जितना भी खर्च किया अपनी ज्वेलरी या फिर बुलियन या फिर कोई और वैल्यूएबल आर्टिकल लेने में, उतना आप शो नहीं कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, और असेसी जो है कोई भी एक्सप्लेनेशन उससे रिलेटेड ऑफर नहीं कर रहा है, और जो एक्सप्लेनेशन ऑफर कर रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है असेसिंग ऑफिसर को, इन दैट केस जो भी एक्सेस अमाउंट होगा, सो यहाँ पे कितना एक्सेस है, 9 लाख रुपीज, ये आपकी इनकम मान ली जाएगी उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। हमने प्रीवियस ईयर में एक्सपेंडिचर किया है कोई भी, और वो एक्सपेंडिचर का हमारे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, सो हमने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि हमने एक्सपेंडिचर किस पर्पस के लिए किया, और या फिर जो भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है असेसिंग ऑफिसर को, इन दैट केस जितना भी अमाउंट का आप एक्सपेंडिचर करेंगे वो एक्सपेंडिचर आपके लिए आपकी इनकम मान ली जाएगी। नोट क्या बोल रहा है, देखिए, अगर कोई भी एक्सपेंडिचर आपको डिसअलाउ हो गया इस सेक्शन के अंदर, जैसे सेक्शन नंबर 69C के अंदर, इन दैट केस इससे रिलेटेड कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा किसी भी साल में, इसको आप इनकम तो मान ही लेंगे लेकिन इससे रिलेटेड आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 69D, अमाउंट बोरो किया है हमने या फिर रीपे किया है हमने ऑन हुंडी, सो एनी अमाउंट जो भी आप बोरो करेंगे हुंडी पे, या फिर कोई और अमाउंट जो कि ड्यू है आपको और आपने उसको रीपे किया है, इन दैट केस एनी पर्सन अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक को छोड़ के आपने किसी भी पर्सन को पेमेंट किया लेकिन अकाउंट पे चेक में नहीं किया है, इन दैट केस जो भी अमाउंट आप बोरो करेंगे या फिर रीपे करेंगे वो आपकी इनकम मान ली जाएगी उस पर्टिकुलर पर्सन की जो कि उस पर बोरो कर रहा है, रीपे कर रहा है हुंडी का अमाउंट, ठीक है। सो आपको पेमेंट किस में करना है, अकाउंट पे चेक में, अदरवाइज ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन, अगर कोई भी अमाउंट आपने बोरो किया है हुंडी में और टैक्स हो गया उसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर हमने उसमें टैक्स लगा दिया है, इन दैट केस उसको कहीं और पे इससे रिलेटेड टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट रीपेड शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर आप पे कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो हमने जो भी सेक्शंस अभी पढ़े हैं, सेक्शन नंबर 68 से लेके 69D तक, जो भी हमारे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड थे, वो टैक्सेबल होंगे एट द रेट 60%, मतलब आपने एज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स किए हैं तो ये पूरे के पूरे आपके टैक्सेबल हो जाएंगे एट द रेट 60%, साथ साथ इसमें सरचार्ज लगेगा एट द रेट 25%, और साथ साथ जो हमारे सेस लगता है एट द रेट 4% वो भी एप्लीकेबल होगा, और इस पर कोई भी डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ना ही एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, अलाउंस से रिलेटेड, ना ही कोई भी लॉस को इससे आप सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्म असेसमेंट
क्या बोल रहा है अब देखिए। फर्म असेसमेंट मतलब हम पार्टनरशिप फर्म की बात यहाँ पे कर रहे हैं और पार्टनरशिप के साथ एलएलपी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो क्या बोल रहा है देखिए, इनकम टैक्स के अंदर पार्टनरशिप का सेपरेट आइडेंटिटी माना गया है पार्टनर से अलग। मतलब आप अलग से एकदम पूरा उसको लीगली फाइल करके एक अलग से पार्टनरशिप फर्म बनाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपका एक पार्टनरशिप फर्म है, इन दैट केस पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को अलग माना जाएगा, भले ही वो लीगली आपने पूरा पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया हो या ना हो। ठीक है, इट इज टैक्स एट अ सेपरेट एंटिटी की तरह उसको टैक्स किया जाता है और उनका रेट होता है फ्लैट 30%। उसके साथ साथ जो भी उनका सरचार्ज एप्लीकेबल होता है और साथ साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है एट द रेट 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैंने जो आपको बताया एलएलपी ऑफ फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को हम यहाँ पे एक ही मानेंगे और पार्टनर में हमारा जैसे पार्टनर्स ऑफ फर्म बोला जाता है, सिमिलरली पार्टनर्स ऑफ एलएलपी भी यहाँ पे कवर्ड किए गए। नेक्स्ट, शेयर ऑफ अ पार्टनर इन इनकम ऑफ फर्म इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। सो हमने देखा है पार्टनरशिप फर्म में जो भी हमारा प्रॉफिट होता है हम उसको डिवाइड करते हैं बिटवीन पार्टनर्स, है ना। तो वो नॉर्मली क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म की इनकम होती है, उसको हम डिवाइड करते हैं बिटवीन पार्टनर्स। सो ये जो पार्टनरशिप फर्म की इनकम होगी जिसका शेयर पार्टनर्स को दिया जाएगा वो टैक्सेबल होगी पार्टनरशिप फर्म के लिए, ना कि हमारे पार्टनर्स के लिए। सो ये इनकम का शेयर अगर पार्टनर्स के पास जाता है तो पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, एज इन केस ऑफ एनी अदर एसएससी के केस में जैसे भी आप कैलकुलेट करते हैं इनकम, हेड्स ऑफ इनकम पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये पूरे उनको भी एप्लीकेबल होंगे एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की कोई सैलरीड इनकम नहीं हो सकती। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कंपलसरी नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्टर्ड नहीं है, लीगली आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इन दैट केस भी वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए चलेगा, आप बिना रजिस्टर्ड फर्म को भी यहाँ पे ला सकते हैं। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B, क्या क्या डिडक्शन मिलेंगे हमारे पार्टनरशिप फर्म को। सो अगर आप कंप्यूट कर रहे हैं पीजीबीपी के अंदर इनकम पार्टनरशिप फर्म की, सो अभी तक जो भी हमने सारे डिडक्शंस पढ़े हैं पीजीबीपी से रिलेटेड, वो सारे डिडक्शंस हमारे फर्म को भी मिलेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अगर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है तो उसको 40B के अंदर उसको और भी डिडक्शंस अलाउ किए जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट जो भी आप पार्टनर्स को दे रहे हैं या फिर रेम्युनरेशन जो भी आप पार्टनर्स को दे रहे हैं वो भी यहाँ पे अलाउ किया जाता है। एज पर सेक्शन 185, अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है अंडर सेक्शन 40B रिलेटेड टू इंटरेस्ट टू पार्टनर एंड रेम्युनरेशन टू पार्टनर, तो आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। अब ये कंडीशंस क्या है, तो सबसे पहले हम कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका पार्टनरशिप जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट से एविडेंस होना चाहिए। भले पार्टनरशिप को लीगली रजिस्टर्ड करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए आपके पास कि आपने पार्टनरशिप फॉर्म किया है, तो एज अ इंस्ट्रूमेंट आपके पास कुछ भी एविडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप जो भी आपने फॉर्म की है उसको आपको फाइल करना होगा अपने रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, फर्स्ट टाइम जब भी आपका इनकम टैक्सेबल हो रहा है तब। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ पार्टनर भी आपको स्पेसिफाई करना होगा इंस्ट्रूमेंट में कि किसका कितना कितना शेयर रहेगा पार्टनरशिप फर्म में, और साथ साथ आपका कोई भी फेलियर नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 144 ऑन पार्ट ऑफ फर्म। तो फर्म के लिए कोई भी फेलियर नहीं होना चाहिए जो कि अंडर सेक्शन 144 स्पेसिफाई किया गया है। सो हम इन डिटेल 144 को तो नहीं देखने वाले हैं, पर एज यहाँ डिस्कस किया हुआ है तो हम इन शॉर्ट देख लेते हैं कि सेक्शन नंबर 144 बोल क्या रहा है। सो हम डिस्कस कर रहे हैं 184 के कंडीशंस ऑफ फर्म का 4th पॉइंट, जो कि 144 के फेलियर की बात करता है। सो सेक्शन नंबर 144 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन रिटर्न फाइल करने के लिए फेल होता है, रिटर्न के अंदर कुछ सेक्शंस है, वो जब हम रिटर्न वाला पार्ट पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो नॉर्मली हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि रिटर्न फाइल करने में अगर प्रॉब्लम हो गई, इन दैट केस यहाँ कवर किया गया है। और अगर जो भी नोटिस आपको दिया जाता है आप उससे कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे कवर किया गया है, और आपने रिटर्न तो फाइल किया लेकिन आप नोटिस के साथ कंप्लाई नहीं हो रहे हैं तो भी आप यहाँ पे कवर्ड होंगे। सो ये तीनों पॉइंट्स है जहाँ के फेलियर की बात की जा रही है, तो ये तीनों फेलियर आपके नहीं होने चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन से रिलेटेड डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप ये फुलफिलमेंट नहीं करते हैं सेक्शन नंबर 184 से रिलेटेड कंडीशंस, सो सेक्शन नंबर 185 आ जाता है और वो बोलता है कि अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे सेक्शन नंबर 184 से, तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा जो भी आप इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को और रेम्युनरेशन देंगे पार्टनर्स को। ठीक है, वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। अब हमने बात कर लिया डिडक्शन किससे रिलेटेड मिलेगा, इंटरेस्ट से रिलेटेड और रेम्युनरेशन से रिलेटेड। सो कितना डिडक्शन मिलेगा वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। सो अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं पार्टनर्स को, ये कैपिटल से रिलेटेड भी हो सकता है और लोन से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आपको अलाउ किया जाएगा एज डिडक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैपिटल वाले की। सो कैपिटल के लिए आपके पास कंडीशन है, इंटरेस्ट जो है ऑथराइज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, और पेमेंट जो है वो पर्टेन होना चाहिए टू पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनरशिप डीड बनने के बाद ही आप इसका पेमेंट करना है आपको, तभी अलाउ किया जाएगा। सो डिडक्शन कितना रहेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले ये कंडीशन को एकदम ध्यान से रखेगा, ऑथराइज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के थ्रू। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है सो आप इंटरेस्ट अलाउ करेंगे ही नहीं। और नेक्स्ट पेमेंट जो है पार्टनरशिप डीड फॉर्म होने के बाद ही होना चाहिए। सो डिडक्शन कितना मिलेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग आपको डिडक्शन मिलेगा, जितना आपने एक्चुअल इंटरेस्ट दिया है पार्टनर्स को ये एज पर पार्टनरशिप डीड, या फिर 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। इन दोनों में से जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आपको अलाउ किया जाएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21, केसेस दिए हुए हैं उसके हिसाब से इंटरेस्ट जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अलाउ किया है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से कितना अलाउड था और डिसअलाउड कितना होगा आपको फाइंड आउट करना है। सो 20,000 रुपये का हमने इंटरेस्ट दिया है जो कि 10% है, और 10% ही पार्टनरशिप डीड में अलाउ किया गया था। सो नील अमाउंट आपका डिसअलाउड होगा। 30,000 है जिसमें 15% आपका अलाउ किया है हमने, और पार्टनरशिप डीड सिर्फ 12% के लिए बोलते हैं कि आप 12% अलाउ कर सकते हैं, लेकिन हमने कितना अलाउ कर दिया, 15%। इन दैट केस एक्स्ट्रा जो 3% अलाउ हुआ है वो डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 30,000 रुपीज हमने इंटरेस्ट दिया है और वो 15% है, और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा था रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दैट केस आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट 30,000 हमने इंटरेस्ट दिया जो कि 20% है। एक्चुअल में पार्टनरशिप डीड कितना अलाउ करती है, सिर्फ 18%, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमारा मैक्सिमम हम कितना अलाउड रख सकते हैं, 12%। सो ना ही 18% ना ही 20% आपको मिलेगा, कितना, सिर्फ 12%। सो आपने 20% दिया, एक्स्ट्रा कितना है, 8%। सो वो 8% आपका डिसअलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 30,000 का इंटरेस्ट दिया है, 15% है, 10% पार्टनरशिप डीड में लिखा है, तो कितना एक्स्ट्रा है, 5% एक्स्ट्रा है, तो 5% डिसअलाउड हो जाएगा। 30,000 है, इंटरेस्ट 30% अलाउड हमने किया है, और पार्टनरशिप डीड में भी 30% लिखा है, लेकिन मैक्सिमम हम कितना अलाउ कर सकते हैं, सिर्फ 12%। इसलिए बचा हुआ जो 18% है वो डिसअलाउड आपके लिए हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ हो आपको। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन की। सो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, अगर इंटरेस्ट पार्टनर को पे किया जाता है और वो आप इंटरेस्ट ऑन लोन उनको पे कर रहे हैं नॉर्मल मार्केट रेट से ज़्यादा का, मतलब मार्केट में 10% चल रहा था, आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 12% पे। सो जो भी एक्सेस होगा, दैट इज 2% यहाँ पे एक्स्ट्रा है, वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। सो लोन के लिए ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट टू रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर। सो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर क्या है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है। सो कंपनी खुद आके तो अपना पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर परफॉर्म नहीं कर सकती ना। सो कंपनी क्या करेगी, एक इंडिविजुअल को भेजेगी एज रिप्रेजेंटेटिव। सो ये जो इंडिविजुअल होगा वो उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर। ठीक है। सो ट्रीटमेंट क्या होगा अगर उसको हम इंटरेस्ट देते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर को, सो वो गवर्न होगा बाय सेक्शन नंबर 40B जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ा उसी तरीके से। कब, जब इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म, उस इंडिविजुअल को हम पे कर रहे हैं एज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ही, और वो पर्सन जो है एज अ रिप्रेजेंटेशन ही काम कर रहा है, तो आप सेक्शन नंबर 40B के अंदर जैसा इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट दिया है वैसे ही ट्रीट करेंगे। अदरवाइज अगर इंटरेस्ट फर्म पे कर रही है उस इंडिविजुअल को, एज अ रिप्रेजेंटेटिव नहीं पे कर रही है, ठीक है, एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह उसको कोई भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, सो वो गवर्न नहीं होगा सेक्शन नंबर 40B में, क्योंकि उसको पार्टनर की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। सो वो कहाँ गवर्न होगा, सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में जो हमने इंटरेस्ट पढ़ा था वहां पे इसको गवर्न किया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हमने कैपिटल की बात कर ली, लोन की बात कर ली, अब ड्रॉइंग की बात आती है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम इट्स पार्टनर शैल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल इनकम। सो अगर फर्म कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करती है अपने पार्टनर से तो वो उसके लिए क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। मतलब यहाँ पे कोई भी आपकी छूट नहीं, पूरा का पूरा आपका इनकम कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रेम्युनरेशन टू पार्टनर। हमने इंटरेस्ट डिडक्ट डिस्कशन कर लिया, अब हम जा रहे हैं रेम्युनरेशन की तरफ। सो अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म कोई भी रेम्युनरेशन देती है, वो किसी भी नाम से हो सकता है, सैलरी, फी, कमीशन, बोनस, किसी भी नाम से दे सकती है। सो अगर वो दे रही है तो उसमें डिडक्शन चाहिए, तो आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। सबसे पहले तो हमारा जो पार्टनर है वो वर्किंग पार्टनर होना चाहिए। वर्किंग पार्टनर टाइम के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा कि 8 घंटे काम किया तो वर्किंग पार्टनर, 9 घंटे काम किया तो वर्किंग पार्टनर, ऐसा कुछ डिसीजन नहीं होगा। बस वो हमारे जो भी पार्टनरशिप फर्म है उसके बिजनेस को कंडक्ट करने में एंगेज होना चाहिए, तब वो वर्किंग पार्टनर कहलाएगा। नेक्स्ट, रेम्युनरेशन ऑथराइज होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड ऑथराइज नहीं करता है तो रेम्युनरेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। पेमेंट जो है पार्टनरशिप डीड फॉर्म होने के बाद ही अलाउ करना चाहिए, मतलब तभी रेम्युनरेशन अलाउ दिया जाना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे एज डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट, डिडक्शन कितना अलाउ किया जाएगा। सो रेम्युनरेशन इन टोटल, मतलब सारे पार्टनर्स को जितना भी आप रेम्युनरेशन देंगे वो सारे पार्टनर्स का इन टोटल आपको अलाउ होगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। सो कितना मिनिमम आपको देखना है, एक्चुअल रेम्युनरेशन जो भी आप पार्टनर्स को अलाउ करेंगे वो, या फिर मैक्सिमम परमिसेबल अमाउंट एज पर सेक्शन नंबर 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5 जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। क्या है, अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट। अगर आपको लॉस हो रहा है, अब ये बुक प्रॉफिट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि अगर बुक प्रॉफिट के हिसाब से आपको लॉस हो रहा है तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन जो कि आप अलाउ कर सकते हैं इन टोटल, मतलब सारे पार्टनर्स को, वो 1,50,000 होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फर्स्ट 3 लाख पे आप 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या फिर 1,50,000, वो दोनों में से जो हायर होगा उतना अलाउ कर सकते हैं, और बचे हुए बुक प्रॉफिट पे आप 60% अलाउ कर सकते हैं। ठीक है। सो बुक प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले हमको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एज पर P&L अकाउंट जो भी फर्म का है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 28 से रिलेटेड 28 से लेके 44 DB तक के सारे एडजस्टमेंट्स हम वहाँ पे करेंगे। साथ साथ आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का भी एडजस्टमेंट कर देंगे। बस किसका बचेगा, रेम्युनरेशन टू कैपिटल, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, वो बस बचेगा, बाकी सब आप यहाँ पे अलाउ कर देंगे। और अगर आपने पहले ही रेम्युनरेशन टू पार्टनर दे दिया है तो उसको वापस से हटा दीजिए वहाँ से। नेक्स्ट, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी आप वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन आपको बॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आपका बुक प्रॉफिट कहलाएगा। अब देखिए, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आपके बॉट फॉरवर्ड लॉसेस से कम नहीं होना चाहिए, जो कि आपको इस पर्टिकुलर करंट ईयर में सेट ऑफ करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स बुक प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनते हैं, और डिडक्शन जो कि 80C से 80U मिलता है वो भी आपको यहाँ पे इग्नोर करना है। सो बुक प्रॉफिट इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। बुक प्रॉफिट आने के बाद आपको ऐसा ट्रीटमेंट करना है। सो इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको फुल क्लैरिटी आ जाए रिलेटेड टू दिस बुक प्रॉफिट, रेम्युनरेशन किस तरीके से दिया जाएगा वो सब पे। सो देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 22, जहां पे दिया हुआ है उत्तर एंड दक्षिण पार्टनर्स ऑफ PP ट्रेडर्स फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स। अपना उन्होंने P&L अकाउंट का पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बोनस दिया है एम्प्लॉय को, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि उन्होंने बैंक से लिया था, अदर एक्सपेंसेस, पार्टनर्स को सैलरी दी गई है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है। डेप्रिसिएशन जो कि इस साल अलाउ किया गया वो है 30,000, मतलब एज पर सेक्शन नंबर 32 आपको इतना अलाउ करना है, लेकिन हमने कितना अलाउ कर दिया, 40,000, तो ये एक्सेस में है। सो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखेंगे। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर फर्म हैज इनकर्ड लॉसेज ऑफ 8,50,000 का उन्होंने लॉस इनकर किया है, विच इंक्लूड्स अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000, उसमें 50,000 का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड, आपने जो भी लोन लिया था बैंक से उस पर इंटरेस्ट अभी भी पेमेंट करना है आपको, टोटल इनकम ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।
एज हमको सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि कितना रेम्यूनरेशन अलाउ किया जाएगा। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बुक प्रॉफिट, और बुक प्रॉफिट के हिसाब से कितना रेम्यूनरेशन अलाउ किया जाएगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 22 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखिए, आप जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, सो एज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है। सो इसका मेथड होता है, आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेना होता है एज पर P&L अकाउंट जो भी आपको दिया हुआ है, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे पास अवेलेबल है 87,500 रुपीज़। आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसके बाद कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि आपके डिसअलाउड है लेकिन आपने डेबिट कर दिए हैं P&L अकाउंट में, उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को आपने डिसअलाउड है लेकिन डेबिट कर दिया, मतलब आपने पहले ही प्रॉफिट से डिडक्ट कर दिया, लेकिन वो डिडक्ट नहीं होने चाहिए थे, इसलिए हम उसको वापस ऐड कर रहे हैं ताकि उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं रहे। ठीक है, सो हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सपेंडिचर्स disallowed but debited to P&L account। सो ऐसे कौन कौन से हैं? सो एज हमको रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अभी कैलकुलेट करना है सही तरीके से, तो हमको सबसे पहले वो रेम्यूनरेशन को हटाना पड़ेगा जो कि सैलरी के नाम पे दिया गया है। सैलरी टू पार्टनर है 7,32,000 रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम हम कितना अलाउ कर सकते हैं? 12%, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखें तो हमारे पास कितना अलाउड है? 15% हमने अलाउ करके रखा है, तो जो भी एक्सेस है वो हमको हटाना पड़ेगा। सो एक्सेस कितना है? हमने दिया है 4,500 उत्तर को, और दक्षिण को हमने दिया है 6,000 रुपीज। सो टोटल हमारा हमने इतना रेम्यूनरेशन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ये 15% है ना। हमको सिर्फ 12% अलाउ करना है, तो बच्चा कितना? 3% हम अलाउ नहीं करेंगे, तो 15 से आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 2,100 डिसअलाउड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है डेप्रीसिएशन। एज डेप्रीसिएशन हमको कौन सा देना है? अंडर सेक्शन 32 वाला, जो कि 30,000 है, लेकिन आपने कितना अलाउ कर दिया है? 40,000। सो क्या हम पूरा एसेट ट्रीटमेंट करके 10,000 रुपये बस यहाँ से डिडक्ट करेंगे? तो आंसर है नो, आपको पूरा का पूरा यहाँ से हटाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर बाद में आप उसको आगे जाके ऐड करेंगे। ठीक है, सो 40,000 हम यहाँ से पूरा हटा रहे हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमने लिया है फ्रॉम बैंक, लेकिन एज हमने इसको अभी तक पेमेंट नहीं की है, तो ये हमारा डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 43B। सो 43B क्या है एक बार चेक करके जरूर आइएगा। 43B में हम इसको डिसअलाउ करेंगे एज ये अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो 45,000 रुपीज़ यहाँ से हट गया। सो ये सारे एक्सपेंडिचर है जो कि डिसअलाउ किए जाएंगे। टोटल 8,19,100 रुपीज़ आप वापस ऐड करेंगे। सो ये हमारा हो रहा है 9,06,600 रुपीज़। नेक्स्ट इसके बाद आएगा ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि आपको अलाउ करने चाहिए थे लेकिन आपने अलाउ नहीं किए। लेस एक्सपेंडिचर्स allowed but not debited to P&L account। सो ऐसा क्या है? तो ऐसा सिर्फ एक डेप्रिसिएशन बच रहा है जो कि अंडर सेक्शन 32 वाला है। सो वो एज अलाउड है, और आपने 40,000 अलाउ कर दिया था तो वो हमने हटा दिया। अब जो 30,000 एक्चुअली में अलाउ होना चाहिए वो हम यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। सो ये डिडक्ट किया हमने, तो हमारे पास आ रहा है 8,76,600 रुपीज़। सो हमने कर लिया सारा ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर्स से रिलेटेड। अब इनकम ऐसी कोई भी नहीं है हमारे पास जो कि आपकी कैलकुलेट यहाँ पे आनी नहीं चाहिए वाली, तो सारी इनकम सही है। तो हमारे पास क्या बच रहा है? अब इसके बाद एज हमको बुक प्रॉफिट निकालना है, तो बुक प्रॉफिट का अगर आप स्टेप्स देखें तो स्टेप में बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट करो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, लेकिन बॉट फॉरवर्ड लॉसेस को सब्ट्रैक्ट मत करना। सो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हमारे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 50,000। सो इस अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे। सो 50,000 अगर हम यहाँ से डिडक्ट करें तो हमारे पास बच रहा है 8,26,600 रुपीज़। सो ये हमारा कहलाएगा बुक प्रॉफिट। इस तरीके से हम बुक प्रॉफिट निकालते हैं। इजी है, बस आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स की सैलरी को आप हटा दें, भले ही वो अलाउड होती है लेकिन कितना अमाउंट अलाउ होगा अभी हमको पता नहीं है, तो उसी के लिए हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इसलिए उसको हटाना है। और बाकी सब तो हमारे नॉर्मल केसेस है जो कि आपको एक्चुअली में जो करना चाहिए वो हम यहाँ पे किया है। सो बुक प्रॉफिट मिल गया। अब हम रेम्यूनरेशन कितना देंगे पार्टनर्स को वो हम यहाँ पे निकालेंगे। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स वो मिलेगा मिनिमम
किसका मिनिमम? फर्स्ट हम लेंगे एक्चुअल जो भी आपने दिया है। एक्चुअल हमने कितना दिया है? 7,32,000 रुपीज़। अब मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं एज पर हमारा जो प्रोविजन दिया हुआ है उसके हिसाब से? मैक्सिमम रेम्यूनरेशन आपको मिल सकता है अगर प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट है तो फर्स्ट वाला अमाउंट का 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, या फिर 1,50,000, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो आप पे करेंगे। किसके लिए डिसाइड होगा? ये फर्स्ट 3 लाख रुपीज़ के लिए आपको ऐसा ट्रीटमेंट करना है। सो फर्स्ट 3 लाख रुपीज़ का अगर हम 90% कैलकुलेट करें, दैट इज इक्वल टू 2,70,000। सो 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर, हायर कौन सा है? 2,70,000, है ना। और बचा हुआ अमाउंट तो 3 लाख हमारा हो गया। उसके बाद हमारे पास कितना बच रहा है? तो हमारे पास बच रहा है 5,26,600 रुपीज़। इसका हमको लेना है 60% ऑफ 5,26,600। सो अगर आप ये कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा 3,15,960। सो इन टोटल हम जो अलाउ कर सकते हैं वो है 5,85,960। सो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है हमारा, इतना आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ इतना ही अलाउ किया जाएगा, दैट इज़ 5,85,960। सो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब इसके हिसाब से हम एक्चुअल में हमारा कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। सो हमने ले लिया बुक प्रॉफिट बिफोर एडजस्टिंग अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। एज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से पहले वाला जो बुक प्रॉफिट है वो एक्चुअल में हम जैसे बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से कैलकुलेट किया गया है। सो हमने वो ले लिया सबसे पहले 8,76,600 और उसके बाद हमने जो सैलरी एक्चुअल में कैलकुलेट किया है वो हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि सैलरी को हमने वापस ऐड कर दिया था क्योंकि वो गलत थी। अब हमने जो नई सैलरी कैलकुलेट की है जो कि आपको अलाउ किया जाएगा वो हम यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, दैट इज़ 5,85,960। तो हमारे पास बचता कितना है? 2,90,640। इसको आप यूज़ कर लीजिए अपने बॉट फॉरवर्ड लॉसेस को सेटल करने के लिए। बॉट फॉरवर्ड लॉसेस ये कितना है? तो अगर आप बॉट फॉरवर्ड लॉसेस को देखें तो हमारे पास टोटल बॉट फॉरवर्ड लॉसेस 8 लाख रुपए का है, ठीक है। और ये 8 लाख रुपए पूरा का पूरा यहाँ पे हम सेटल नहीं कर सकते। सो कितना कर सकते हैं? सिर्फ हम कर पाएंगे जितना हमारे पास अवेलेबल अमाउंट है, दैट इज 2,90,640। और यहाँ पे आप एज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को हमने यहाँ पे क्यों एडजस्ट नहीं किया? क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप ज़्यादा पीरियड्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर बॉट फॉरवर्ड लॉसेस। सो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एज इन्फिनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पे सेटल नहीं किया, हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो हम कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं? हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं 5,09,360 ऑफ बॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का 50,000 रुपीज़ हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे बुक प्रॉफिट और उसके हिसाब से हमारी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। सो फर्स्ट टाइम हमने ऐसा क्वेश्चन देखा जहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट लिया, उसमें एक्सपेंडिचर्स डिसअलाउ किए, एक्सपेंडिचर्स अलाउड नहीं थे जिनको डेबिट किया। सो ये सारा केस हमने फर्स्ट टाइम देखा है ना। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो नॉर्मली हमारा जो पीजीबीपी का फुल क्वेश्चन आएगा जिसमें एक एक टॉपिक नहीं होगा, उसमें सारे टॉपिक्स को आपके कवर किए होंगे जो कि हमने अभी तक पढ़े हैं। सो उनको आप किस तरीके से कंप्यूट करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। सो हम फॉर्मेट देखने वाले हैं फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। इससे पहले कुछ और छोटे से पॉइंट्स हमारे बच रहे हैं पार्टनर्स से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है रेम्यूनरेशन टू रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर। एज हमने रेम्यूनरेशन से पहले इंटरेस्ट डिस्कस किया था और इंटरेस्ट भी हमने रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर के लिए देखा था, वैसे ही हम रेम्यूनरेशन देख रहे हैं। तो रेम्यूनरेशन जो भी आप रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर को देंगे वो टैक्सेबल होगा उस पर्टिकुलर पार्टनर के हैंड में, ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन के हैंड पे जिसको उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कंपनी का एग्जाम्पल लिया था, एज कंपनी को ये इंडिविजुअल रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम अगर इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई भी रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? वो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होगा जिसको आप वो रेम्यूनरेशन देंगे, ठीक है। और प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 40 भी एप्लीकेबल होंगे हमारे लिए। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर के हाथ पे क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले बात हो रही है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पार्टनर का जो भी शेयर होगा टोटल इनकम में वो एग्जेम्प्ट होगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। इनकम ऑफ अ फर्म
टैक्स होगी हाथ में, किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? पार्टनर के हाथ में। सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगी जो कि फर्म के लिए एग्जेम्प्ट है, जैसे कि रेमुनरेशन हमने फर्म के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया कुछ पार्ट, तो वो जो पार्ट आपने एग्जेम्प्ट किया है वो टैक्सेबल किसके लिए हो जाएगा? पार्टनर के लिए। हमने इंटरेस्ट रेमुनरेशन फर्म के लिए एज डिडक्शन दिया है, तो वो पार्टनर के हाथ में एज टैक्सेबल हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है। इंटरेस्ट इन रेमुनरेशन टू पार्टनर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ फर्म। जितना फर्म के हाथ में एग्जेम्प्टेड है उतना अमाउंट पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब एट लास्ट पूरा का पूरा गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, भले वो पार्टनर से ले या फिर पार्टनरशिप फर्म से ले। आई होप क्लियर हुआ हो आपको। सो इससे रिलेटेड शॉर्ट एग्जांपल्स दिए हुए, एक बार जरूर देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट आता है जनरल नोट रिलेटेड टू फर्म असेसमेंट। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन इससे इनकम टैक्स पर्पस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कंस्टिट्यूशन में चेंज आ रहा है। अभी कंस्टिट्यूशन क्या है? कंस्टिट्यूशन मतलब आपके पार्टनर जो है, एक आध पार्टनर्स आपके चले गए पार्टनरशिप फर्म से या फिर एक आध नए आ गए, ठीक है, सो वो कंस्टिट्यूशन आएगा, कंस्टिट्यूशन में चेंज हो गया या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया। सो अगर कोई भी चेंज होता है प्रीवियस ईयर में तो फर्म को फर्निश करना होगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसके हिसाब से आपकी पार्टनरशिप डीड आपको सबमिट करनी होगी विथ रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के रिटर्न के साथ आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अगर चेंज जो है मर्ज चेंज है, इफ इन रेमुनरेशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट टू पार्टनर, रेमुनरेशन में भी चेंज हुआ है, इंटरेस्ट में भी चेंज हुआ है, इन दैट केस रिवाइज इंस्ट्रूमेंट आपको सबमिट करना होगा। अगर आपको क्लेम करना है बेनिफिट अंडर सेक्शन 40B। अगर आप रिवाइज इंस्ट्रूमेंट सबमिट नहीं करते, इन दैट केस आपका ओल्ड इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट और रेमुनरेशन अलाउ किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, लेकिन ओल्ड इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, ओल्ड पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। नेक्स्ट आता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस ऑफ फर्म ऑन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जैसे कि चेंज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में, कोई पार्टनर सीज हो गया या फिर कोई और पार्टनर हमने एडमिट किया है, इन दैट केस जो भी पुराना पार्टनर आपका जाएगा जिसकी रिटायरमेंट हो गई या डेथ हो गई, सो उस पार्टनर का प्रपोर्शनेट लॉस जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड आप नहीं करेंगे, ठीक है। सो उसका जो भी लॉस होगा वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हाउएवर दिस सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाइड टू अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। भले उसके पार्ट का कोई भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन बाकी बचे हुए लॉसेज जो कि उस पर्टिकुलर रिटायर्ड पार्टनर या उसकी डेथ हो गई वाले पार्टनर का है, वो आपको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो 3 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं जिसमें होल पार्ट कवर किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस पीजीबीपी का, कि हम किस तरीके से पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करेंगे। सो उसी का फॉर्मेट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको लेना है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये नॉर्मली हर क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट ले लीजिए। उसके बाद उसमें से सारे एक्सपेंडिचर्स जो कि डिसअलाउड है लेकिन आपने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिए, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, उन एक्सपेंडिचर्स को आप वापस ऐड कर दीजिए। फिर इनकम टैक्सेबल है लेकिन क्रेडिट नहीं की गई है, ऐसी इनकम है हमारे पास लेकिन उसको हमने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, इसमें ऐड नहीं किया एज अ इनकम, इन दैट केस उनको वापस से ऐड कर दीजिए। एज ऐड नहीं किया तो हम अभी फर्स्ट टाइम उसको ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर अलाउड है लेकिन डेबिट नहीं हुआ है P&L अकाउंट में, अलाउड है लेकिन हमने उसका बेनिफिट अभी तक नहीं लिया, तो उसको आप डिडक्ट कीजिए। नेक्स्ट, इनकम ऐसी है जो कि टैक्सेबल नहीं होगी लेकिन हमने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिया तो उसको डिडक्ट कीजिए। इनकम टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर हेड है, मतलब पीजीबीपी के अंदर नहीं है, इन अदर सोर्सेज में है, सैलरी में है या फिर कैपिटल गेन के अंदर है, लेकिन हमने उसको यहाँ शो कर दिया है, इन दैट केस उसको भी आपको यहाँ से हटाना होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है एडजस्टमेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर वैल्यूएशन में आपकी कोई चेंजेस हुए, हमने वैल्यूएशन वाला सेक्शन भी पढ़ा था, सेक्शन नंबर 145A, सो उसके हिसाब से अगर कोई भी एडजस्टमेंट हो रहा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको ऐड करेंगे। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको डिडक्ट करेंगे।
जो भी अमाउंट आएगा आप यहाँ शो करेंगे और उसके हिसाब से आप प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया हो कि किस तरीके से हम फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट अवेलेबल ही नहीं है, इन दैट केस सारी इनकम्स को कंसिडर कीजिए जो कि अलाउड है, मतलब जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए, जो कि टैक्सेबल है, और साथ साथ सारे एक्सपेंडिचर्स को कंसिडर कीजिए जो कि एज अ डिडक्शन आपको अलाउ किए गए, और फिर उसके बाद जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आपके PGBP के अंदर आप शो करेंगे। आई होप फुल क्लैरिटी आपको हुई हो रिलेटेड टू PGBP। इसी के साथ हमने प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पूरी तरीके से कंप्लीट किया। लास्ट के 3 क्वेश्चंस करने का काम आपका है, एज वो क्वेश्चंस कि हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, फॉर्मेट भी समझ लिया है, तो अब आप केपेबल है उन क्वेश्चंस को खुद से करने के लिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया। हमने पूरा PGBP इतना बड़ा चैप्टर हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया। सो ऑल द बेस्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में आई होप हम कैपिटल गेन्स भी जल्द से जल्द स्टार्ट करें। सो मैं पूरी कोशिश करूंगी कैपिटल गेन भी जल्द से जल्द स्टार्ट करने की, और इसी के साथ हमने PGBP कंप्लीट कर लिया है। सो इस क्लास को हम यही एंड कर रहे हैं। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।